बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो हमने पढ़ा, और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट जो है वो रह गया किसी वजह से, और आइए सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। और उसी टॉपिक को जो है वो मैंने इस लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करना है, यानी कि उससे रिलेटेड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से जो 3.5 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड जितना भी एंटी टेस्ट का मटेरियल है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखें जी, ये क्वेश्चन था, और इस वीडियो को आप इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसके साथ आप रिलेट करके आप देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वीडियो में क्या चीज़ें हैं, और दोनों समझें कि एक ही वीडियो है। अब देखें जी, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और ऑप्शन है हमारे पास यूनिक, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन एंड नन ऑफ दीज। मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसका जो है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद मैंने इसको इस यानी कि एचिलन फॉर्म में चेंज किया। मैंने आपसे बोला था कि जब रैंक फाइंड करना हो तो आप सिर्फ मैट्रिक्स को एचिलन फॉर्म में चेंज कर लें तो आपका रैंक जो है वो फाइंड हो जाएगा। व्हाट इज़ रैंक? रैंक जो है वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। डेफिनेशन तो ये है, लेकिन जब आप मैट्रिक्स को सिंपल एचिलन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो रैंक आपको मिल जाता है। अब देखें, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 1 बनाया और उसके नीचे 0 बनाए, तो फर्स्ट रो जो है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपके पास। यानी कि ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई है, तो इस पर हम टाइम नहीं लगाते। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। क्लियर? अब इसमें देखें तो जो इसका रैंक है, रैंक ऑफ ए बी वो 3 है, और रैंक ऑफ ए जो है, ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है। समझ रहे बात? रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इसके बाद अब ये कंडीशन किसके लिए है? ये नो सॉल्यूशन के लिए है। सही है? और ये इनकंसिस्टेंट होता है। कल मैंने आपको बताया था कि इनकंसिस्टेंट की सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है नो सॉल्यूशन, और उसमें जो है वो रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। तो इसमें ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है जी? तो अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि क्या इसका ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी, वो है 2, 6, 0, 6, 20, -6, 0, 6 और -18। तो इसका जो है ना हमने बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें जी, तो R1 से इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसका डिटर्मिनेंट लूँ, तो आपके पास बनता है, ये मैं कैलकुलेशन जो है वो देख कर लिख लेता हूँ। 2 से ओपन करें, R1 से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट जो कॉलम है वो डिलीट कर दें। तो 20 को -18 से मल्टीप्लाई किया तो -360, और 6 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो +36, फिर आ जाएगा -6। ओके, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो -18 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -108, और फिर उसके बाद 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -0, और फिर +0 जो है वो लास्ट में 0 से आप एक्सपेंड करेंगे तो सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 आ जाएंगे। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है, ये सॉल्व करें तो -648 बनता है, और ये +648 बनता है। तो ये कैंसिल होने के बाद जो इसका ए डिटर्मिनेंट है वो भी 0 आ रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है जिसमें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है और रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। तो इसका जो आंसर है वो बनता है नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा?
तो ये क्वेश्चन जो है ना अब कंप्लीट होता है जी। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है ना वो यही हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हैज़। ऑप्शन यही हैं, यूनिक, इनफाइनाइट, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाले और नन ऑफ दीज। अब देखें, सबसे पहले तो इसका जो है ना वो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखें तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 4 2 4। देखने से पता चल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। इसका ये मतलब है कि ये है तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है ना वो यूनिक नहीं है, या तो इनफाइनाइट मैनी होगा या नो सोल्यूशन होगा। क्लियर। अब देखें, अगर मैं इसको चेंज करूं, आपके पास जो है यानी कि इसको एचिलॉन फॉर्म में चेंज करूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास R2 माइनस 2R1। तो R2 में चेंज होगा, ये बन जाएगा 2 1 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें 0, 2 माइनस 2 0 और 4 माइनस 4 0। ओके, 2 से डिवाइड कर दें तो 1 1/2 1 0 0 और 0। ठीक है, इसका रैंक देखें तो 1 आ रहा है और रैंक ऑफ ए बी जो है वो 1 है, रैंक ऑफ ए बी 1 है और ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी कि इसमें रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है और ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 हैं और इसका रैंक जो है वो 1 है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 1 है और सिंपल मैट्रिक्स जो ए है उसका रैंक भी 1 है और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन है। इसके बाद इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 होना चाहिए। तो मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो ये 2 1 4 2 है, डिटर्मिनेंट लिया तो 4 माइनस 4 जो है वो 0 आ गया। तो इसकी आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे ज़रा बताएं। इसकी जी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है बेटा, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। अगर आपको वो चार्ट अच्छे से याद है तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चार्ट आपको जो है वो अजबर होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसका जो ठहरे, ये मैं रेज करता हूँ। ठीक है, ले बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। द सॉल्यूशन ऑफ टू एक्स प्लस 2y प्लस z is equal to 3, 3x minus 2y minus 2z is equal to 1 and 5x plus y minus 3z is equal to 2। अल्फ़ा ऑप्शन है -1 0 1, बीटा ऑप्शन है 1 0 1,
एंड चार्ली ऑप्शन है -1 0 -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 1 एंड 0। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जो है ना वो डिटर्मिनेंट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल ये वाली जो ऑप्शंस हैं वो इसमें पुट करें, बैक सोल्व से जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे -1 0 1 जो है वो आप इस तीनों में पुट करें, अगर एक भी जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो जो है सोल्यूशन उसका नहीं होगा। जैसे -1 0 1 आप इसमें पुट करें तो क्या आएगा, -2 + 0 + 1 = 3। क्या = 3 है? नो, अल्फा ऑप्शन नहीं है। अब आप 1 0 1 पे आ जाएं, 1 0 1 आप इसमें पुट करें। जब एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 0 1 आप इसमें पुट करें तो ये बनेगा 2 + 0 + 1 3, ठीक है। 1 0 1 आप इसमें पुट करें 3 - 0 और -2 = 1, ये भी ठीक है। फिर 1 0 1 आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो 5 + 0 -3 = 2। तो देखें ये तीनों इक्वेशंस को जो 1 0 1 है सोल्यूशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आंसर मिल गया है। ठीक है जी। ओके, नहीं अब और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जगह है हमारे पास, वाफर जगह है, ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बेटा, तो द इक्वेशन ax + by = k is homogeneous if अल्फा ऑप्शन है a is not equal to 0, b is not equal to 0, k is not equal to 0, ठीक है। बीटा ऑप्शन है a is equal to 0, b is not equal to 0 and k is not equal to 0। चार्ली ऑप्शन है a is equal to 0, b is equal to 0 and k is equal to 0 and डेल्टा ऑप्शन है a is not equal to 0, b is not equal to 0 and k is equal to 0। अब ज़रा गौर करें कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें k1 k2 k3 जो हैं वो 0 हो, इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 0 हों। यहाँ पर आप देखें तो k 0 होना चाहिए और a और b जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब फर्स्ट कंडीशन देखें तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, k इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रॉन्ग है, k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर बीटा ऑप्शन में देखें तो k इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी रॉन्ग है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन दोनों ही रॉन्ग है। सिर्फ आप k को देख लें ज़रा, तो k को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस जो है वो k 0 होना चाहिए। तो k इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए डेफिनेटली ये होमोजीनियस नहीं है। अब k इज़ इक्वल टू 0 पर जब आप आते हैं दोनों ऑप्शंस पे, तो k इज़ इक्वल टू 0 में यहाँ पर a भी 0 है, b भी 0 है, तो ये तो होमोजीनियस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि k 0 तो होना चाहिए, लेकिन a और b पर भी कंडीशन है कि a और b रियल नंबर्स होंगे और वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। अब डेल्टा ऑप्शन पर आएँ, ज़रा गौर करें, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज़ इक्वल टू 0, तो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन नहीं है? तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा कि फॉलोइंग आर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस following are augmented matrices of non-homogeneous
नॉन होमोजीनियस सिस्टम which system has unique solution। देखें फ़ौरन जो है ना वो आपके ज़हन में चार्ट जो है वो आना चाहिए कि चार्ट की कंडीशंस क्या हैं। अल्फ़ा है जी मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 -1 0 1 1 2 0 0 1 एंड 1। बीटा ऑप्शन है 1 0 3 4 0 1 -1 -3 0 0 0 एंड 0। चार्ली ऑप्शन है 1 2 1 2 0 1 -1 3 एंड 0 0 0 एंड 6। आपको पता है कि ऐसे इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स जो हैं वो ज़ुबानी याद नहीं हो सकते, तो इसलिए अपने नोट से देखते हुए क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए जी, फॉलोइंग आर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम विच सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या पढ़ा हुआ है आपने कि रैंक ऑफ ए बी, यूनिक सोल्यूशन की बात क्या है कि रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ये इसकी कंडीशन है। और यूनिक सोल्यूशन के लिए ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये दो बातें। अब यहाँ पर आप देखें क्या इसका रैंक जो है वो 3 है, क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 है, क्या मैट्रिक्स ए का रैंक 3 है? बिल्कुल है। ओके, इसमें देखें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है ना, एक्स वाई जी का ही ये तो मैट्रिक्स है ना। ओके, तो बिल्कुल ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन बन रही है, यानी कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं, ये कंडीशन आ रही है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट क्या इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी हमने साथ में चेक करना है। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं फ़ौरन से डिटर्मिनेंट 1 1 -0 1 2, तो मेरा ख्याल है नॉट इक्वल टू 0 है, मैं अभी वेरीफाई भी कर दूँगा। अच्छा जी, बीटा ऑप्शन पर आएँ आप, तो 1 0 3 4 इसका रैंक जो है वो 2 है, रैंक ऑफ ए बी 2 है और लेस देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन बन रही है। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले वाले में अल्फ़ा ऑप्शन में कि ये यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, ऊपर लिख देता हूँ अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन के मुताबिक है। यहाँ पर जो है वो रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि इनका रैंक ऑफ ए बी 2 है और रैंक ऑफ ए बी 2 है, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स तो इसमें 3 हैं, तो ये लेस देन होगा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। ओके, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप आएँ जी, यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी देखें 3 है, रैंक ऑफ ए क्या है 2 है, और इसके बाद आपका जो है ये आ जाता है, यानी कि रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए है ना, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास नो सोल्यूशन है। रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ओके, और इसके लिए जो ए डिटर्मिनेंट है वो इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो ये सारी जो कंडीशन है ये नो सोल्यूशन है जी, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है इसमें बीटा ऑप्शन में, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है जी, मार्कर जो है वो मैं ज़रा चेंज कर लूँ, और ये जो वाला जो चार्ली ऑप्शन है ये है नो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये अच्छा मार्कर मिल गया। अच्छा ओके, अब हम देखें तो उसने बोला हैज़ यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन की जो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें आप देखें तो ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं 1 2 3 0 1 1 और 0 0 1
यानी कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो माइनस 2, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ज़ीरो प्लस 3 और 0 माइनस ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो उसमें ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो आपको दोनों कंडीशंस देखनी चाहिए, ठीक है जी, दोनों कंडीशन। वैसे तो ये रैंक से भी आप बता सकते हैं, फ़ौरन रैंक से भी आप बता सकते हैं कि ये जो है वो यूनिक सोल्यूशन है। बाकी ए डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, एक रैंक वाली कंडीशन से भी आप सिर्फ यूनिक सोल्यूशन बता सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, फिर उसके बाद नो सोल्यूशन जो है, तीनों तरह की जो टाइप्स हैं वो क्लियर होती हैं आप लोगों की। सही है जी, तो इसको अच्छे से देखें और फिर आगे जो है मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। रेज कर दूँ, ये लो जी, रेज कर देते हैं। देखिए बेटा, और क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। विच सिस्टम ऑफ linear equation is inconsistent। अल्फ़ा ऑप्शन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। बीटा ऑप्शन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। चार्ली ऑप्शन है x प्लस 3y, 2x प्लस 6y, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 है। एंड डेल्टा ऑप्शन है जी कि नन ऑफ दीज। ओके, एक क्वेश्चन और लिखते हैं और फिर इकट्ठे मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब इसका आंसर जो है वो खुद तलाश करें, तब तक मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा जी इज इक्वल टू 0 and x plus 2y minus 2z is equal to 0 has non-trivial solution, has non-trivial solution। alpha option 2, beta option 5, charlie option 0 and delta option -5। देखिए बेटा जी, ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे आपके सामने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। अब आपको पता है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है, इनकंसिस्टेंट जो सोल्यूशन होता है वो नॉट सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है ना जी, और ये हमेशा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का होता है। और इनकंसिस्टेंट के लिए ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है जी, और ये नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आप देखें क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 3 - 4 क्या 0 आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट 1 2 2 3
जो है वो 3 माइनस 4 माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो इनकन्सिस्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट देखें तो 1 2 3 4 माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, -2 आएगा तो -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी इनकन्सिस्टेंट नहीं है। ये देखें 1 3 2 6 का डिटर्मिनेंट लें, 6 माइनस 6 0, तो ये जो है वो इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है। समझ रहे बात? यानी कि आपके पास अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की जो कंडीशन है ना, उसमें तो ये है कि रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ जो है वो ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है ना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर उसने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन नहीं पूछा, उसने सिर्फ इनकन्सिस्टेंट पूछा है। आप जब इसका रैंक फाइंड करेंगे ना 1 3 2 2 6 और 6, ठीक है, ऐसे, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें तो ये आपके पास 1 3 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 6 माइनस 4 जो है वो कितना आएगा, 6 माइनस 6 6 माइनस 4 जो है वो 2 आ जाएगा ना। इसका रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए है। ओके, तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो है। तो आपने क्वेश्चन को दोनों तरह से परखना है, मतलब कि आप उसका रैंक भी देखें, उसका डिटर्मिनेंट भी देखें। ओके, तो ये इनकन्सिस्टेंट की कंडीशन पे फुलफिल हो रहा है, जिसका ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है और रैंक ऑफ ए बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए है ना। रैंक ऑफ ए बी 2 है और रैंक ऑफ ए जो है वो 1 है। तो ये आपके पास जो आंसर है इनकन्सिस्टेंट का वो बनेगा चार्ली बेटा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, कर लेंगे आप लोग। ओके जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए पक्की ठकी बात है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। सही है, ये होमोजीनियस सिस्टम के दो कंडीशंस हैं जिसका सोल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है। एक ट्रिवियल सोल्यूशन की कंडीशन होती है जिसमें ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और जिसमें x1 x2 x3 तीनों 0 होते हैं। एक नॉन ट्रिवियल की कंडीशन है सेकंड वाली, जिसमें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट लें, इज इक्वल टू 0 करें और लैम्डा फाइंड कर लें। इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा और 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊपर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको जो है ना एक्सपेंड कर लें बाय R1, तो ये बन जाएगा 1 बाहर और -2 प्लस 2 लैम्डा। इसके बाद -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो -4 प्लस लैम्डा और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो +1 और 4 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई किया तो -2 प्लस 2 लैम्डा और ये आ जाएगा +4 माइनस लैम्डा और +3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा में से लैम्डा माइनस करें, इधर मैं लिख लेता हूँ, 2 लैम्डा में से लैम्डा माइनस किया तो लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद 4 + 3 7 और 7 में से 2 माइनस करें तो +5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू जो है वो -5 मिल जाएगी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी डेल्टा बिट। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को? ओके, इसको एक दफ़ा दोबारा आप देख लें, फिर आगे चलते हैं। ले जी, ओके। कोशिश तो मैं करता हूँ कि आपको जो है ना वो हर तरह से गाइड करूँ, एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट से जो है वो आपको गाइड करूँ, लेकिन कोई कमी बेशी रह भी जाती है बिलफर्ज, तो आप लाजमी जो है वो सजेशन दिया करें, कमेंट किया करें, ताकि मैं अगर कोई कमी बेशी है तो उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन। फॉर
A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1, A21 x1 प्लस A22 x2 एंड A23 x3 is equal to B2 and A31 x1 A32 x2 और प्लस A33 x3 is equal to B3। अल्फ़ा ऑप्शन है हमारे पास x1 is equal to B1 कैपिटल A11, B2 कैपिटल A21, B3 कैपिटल A31 ओवर ए डिटर्मिनेंट। बीटा ऑप्शन देखें, बीटा ऑप्शन है x2 इज इक्वल टू B1 A12 प्लस B2 A22 B3 A32 ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड चार्ली ऑप्शन है x3 इज इक्वल टू B1 A13 प्लस B2 A23 प्लस B3 A33 ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप ज़रा गौर करें तो ये बेसिकली जो क्रैमर रूल है उसकी एप्लीकेशन है। क्रैमर रूल से आप जो है वो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। आप क्या करते हैं, पहले इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर x1 के लिए आप इसका जो कॉलम 1 होता है उसमें B1 B2 B3 पुट कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं आप ए डिटर्मिनेंट से। आप ज़रा गौर करें, इसका मैट्रिक्स बनाएं सबसे पहले। तो मैट्रिक्स जो है वो बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ओके, उसके बाद जो इसका कैपिटल X है वो इक्वल है x1 x2 और x3 और इसका जो B मैट्रिक्स है वो है B1 B2 और B3, यानी कि इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स है वो B1 B2 B3 कॉलम में है। अच्छा, जब मैं x1 लिखता हूँ तो आपको पता है कि हम यहाँ पर D1 लिखते हैं और नीचे ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं D1, यानी कि D1 में हम फर्स्ट कॉलम की जगह पे A11 A21 A31 की जगह पे हम लिखते होते हैं B1 B2 B3 और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं बाकी वही सारे लिखते हैं, यानी कि A12 A22 A32 A13 A23 A33 और नीचे हम ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन समझा रहा हूँ, बाकी सारी ऑप्शन इसी तरह से ही बनी है। अब देखें, अगर मैं इसको ओपन करूँ, क्या ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये जो B1 है, ये मैं जो आपके पास रो 1 का कोफैक्टर होगा, यानी कि ये जो B1 है बेसिकली ये 1 पोजीशन पे है ना, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो आपके पास ये नहीं होगा A22 A23 A32 A33। फिर B1 को मैं B2 के साथ सेकंड कॉलम में देखें तो सेकंड कॉलम का ही कोफैक्टर पड़ा हुआ है ना A21। फिर अब B3 को थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है A31, तो मैं इसको बाय कॉलम 1 जो है वो एक्सपेंड कर सकता हूँ। आप कॉलम 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, R1 से, R2 से और R3 से, तीनों रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स या माइनर्स। ठीक है जी, तो ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में बताएं। तो 3.3 में इस तरह के आए थे डिटर्मिनेंट की कंडीशन के मुताबिक। तो आप इसको सोल्व करें तो B1 और ये जो A22 A23 A32 और A33 है ये बेसिकली A11 है। तो ये आपके पास बन जाएगा x1 B1 A11 और फिर B2 जो है वो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, यानी कि A21। फिर जो B3 है वो फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट है B3 और A31 ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपकी अल्फ़ा ऑप्शन भी ठीक है, ओके जी।
बीटा ऑप्शन में देखें तो B1 को मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम ना, यानी कि आपके पास ये सेकंड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड हुआ है, और ये आपके पास थर्ड कॉलम के हिसाब से A13, A23 और A33 थर्ड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड हुआ है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। इसको दोबारा एक दफ़ा आप देख लें। ओके, ठीक है बेटा, रेस कर दूं? चलें जी। अब जो है आपके पास ये जो चार्ट से रिलेटेड चीज़ें, 3.5 से रिलेटेड चीज़ें अक्सर जो हैं वो मैंने आपको बल्कि सारी करवा दी हैं। अब कुछ टॉपिक हैं जो इससे मैट्रिक्स से ही रिलेटेड हैं। ट्रेस है जिसमें इन्वोल्यूटरी है, एडिपोटेंट है और निलपोटेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले है जी ट्रेस। ये एफएससी में तो नहीं है लेकिन एंटी टेस्ट में जो है वो बाज़ औक़ात इसका क्वेश्चन आ जाता है। ये ए लेवल का जो है टॉपिक है। तो आपको पता है कि 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है जनरली Aij इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 होता है। ठीक है, तो जब मैं इसका ट्रेस फाइंड करूँगा तो आपने सिर्फ जो ट्रेस ऑफ ए जो है ए मैट्रिक्स, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आप ऐड कर लें बस, A11 प्लस A22 A33, तो ये इसका ट्रेस बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 4 -3 -4 0 -5 3 5 0 इज़, तो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप ऐड करें तो ट्रेस क्या बनेगा? 0 बनेगा। अल्फ़ा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, ओके, एंड डेल्टा ऑप्शन है -1। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बीटा बनेगी जी। ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को? अब चलते हैं इन्वोल्यूटरी। ये ट्रेस TRACE है। ठीक है जी, इसके बाद है जी इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी में ये होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लें, यानी कि एक A मल्टीप्लाई बाय A करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ओके, A और A जो है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ A इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, तो तब ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ठीक है जी, अब इसको मैं A के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है? ये चेक करते हैं। देखें, A स्क्वायर इज इक्वल टू A क्रॉस A। A मैट्रिक्स हमारे पास -5 -8 0 3 5 0 एंड 1 2 -1। फिर इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 -8 0 ठीक है, और ये है 3 5 0 एंड 1 2 -1। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें जी। ये आ जाएगा 25 -24 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करें तो 40 -40 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करें तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, अब आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें, -15 प्लस 15 प्लस 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम करें
मल्टीप्लाई, तो -24 प्लस 25 प्लस 0। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम करें, मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 आ जाएगा। इसके बाद आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करें, मल्टीप्लाई, तो -5 प्लस 6 और -1। फिर इसके बाद आप थर्ड रो सेकंड कॉलम करें, तो ये आ जाएगा आपके पास -8 प्लस 10 और -2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करें, तो 0 प्लस 0 और प्लस 1। इसको देखें बेटा, तो ये आपके पास 25 माइनस 24 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 24 1 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 6 0 और 10 माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 और ये 1 आ जाएगा। तो देखें ए स्क्वेयर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्लियर? अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स की तरफ। इसको आप एक दफ़ा देख लें। सेकंड है जी के आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इफ A is a square matrix, then A स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर A आ जाए, आप A को A से मल्टीप्लाई करें तो वो A के इक्वल ही आ जाए, तो ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है। और इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिस तरह से 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे इन्वोल्यूटरी आइडेंटिपोटेंट या जो है वो निलपोटेंट, तो आपने उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ऑप्शंस के अंदर जो मैट्रिक्स दिए होंगे आपने उनको अपने साथ ही उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए तो इन्वोल्यूटरी है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए तो आपके पास आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और ये आ जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें, वही आपका जो है ना 3.3 वाली सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें जी, ये आ जाएगा 4 + 2 -4। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करें तो -4 -6 और +8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करें तो -8 -8 एंड +12 आ जाएगा। ओके, -8 और -8 एंड +12 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करें। ओके, तो -2 -3 और +4 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 + 9 और -8। सेकंड रो थर्ड कॉलम, यह आ जाएगा 4 + 12 एंड -12 बेटा। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? अब देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यह आ जाएगा 2 + 2 -3। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -6 +6। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -8 और +9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ये 8 - 10 करें तो -2 आ जाएगा, और -16 + 12 करें तो -4 आ जाएगा। -5 + 4 करें -1 आ जाएगा, और 11 - 8 करें तो 3 आ गया। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 4, फिर 4 - 3 1 आ जाएगा, से कैंसिल हो गया तो -2, और -12 +9 करें तो -3 आ जाएगा। तो देखें क्या ये आपके पास ए मैट्रिक्स बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है जी।
यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो एडिपोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब है जी लास्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स जो है ना बेटा, वो है कि आप जब किसी ए मैट्रिक्स की जो मर्जी पावर लें और वो नल मैट्रिक्स आ जाए। नल मैट्रिक्स को आप कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो फिर वो जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं लिखता हूँ कि ए बी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और माइनस ए बी। अब आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनता है। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, या मल्टीप्लाई जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू ए है ना, तो 2 दफ़ा मैट्रिक्स लिखें तो ए बी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी, और ये आ जाएगा ए बी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी। इन दोनों को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा आपके पास। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा ए बी क्यूब और माइनस ए बी क्यूब। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा माइनस ए क्यूब बी और प्लस ए क्यूब बी। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है जी। अब आप देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू और प्लस माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ए स्क्वेयर जो है वो आपके पास बन जाएगा 0 0 0। तो ये नल मैट्रिक्स बन रहा है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो 3.5 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये 3-4 जो स्टेप्स थे जिसमें इन्वोल्यूटरी है, एडिपोटेंट मैट्रिक्स है और निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रेस जो है। तो ये 4 स्टेप्स जो 4 कॉन्सेप्ट्स जो थे वो नए हैं, जो कि ए लेवल से मैंने मतलब कि टॉपिक लिए हुए हैं। तो 3.5 का जो टॉपिक है 3.5 एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड एंटी टेस्ट का जो भी मटेरियल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ें। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हों किसी बुक से आपको मिलें या आपको नेट से मिले, उसको आप सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।